खैर, मैं कोलंबो गया हुआ हूँ और मुझे अपने वो दिन याद आया जब मैं राष्ट्रपति भवन में एक डिप्लोमेटिक कार्यक्रम में कवरेज के लिए वहां मौजूद था। तो मुझे अपने दिन याद आया कितना अच्छा वातावरण था वहां और किस तरह के भद्र लोग थे उस शहर कोलंबो शहर में। और आज किस तरह से लोग चिंतित हैं और सड़क पर निकल आए हैं और राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर लिए हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य मंत्री सब भाग गए हैं देश छोड़ करके, पता नहीं चला कहाँ हैं या कहीं सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। राजीव जी, अगर आप देश की आवश्यकताओं को, स्थानीय जरूरतों को, आर्थिक स्थितियों को, सामाजिक जरूरतों की अवहेलना करेंगे तो यह हालात किसी भी देश को झेलना पड़ सकता है। अगर आप सिंहलियों और तमिलियों के इस संघर्ष को टालने की कोशिश नहीं करते और आप सांप्रदायिकता को बढ़ावा न देते तो आपको ये हालात नहीं देखने को मिलते। स्थानीय जरूरतों को छोड़ करके आप अखंड भ्रष्टाचार में जुटे हुए हैं। सोचिए कि 42,000 करोड़ रुपए इस राजपक्षे परिवार पे आरोप है कि इन्होंने देश से हटा करके दूसरे देशों में जमा किया हुआ है। 5 सगे भाई और बेटे इस सत्ता को संभाले हुए थे और अनाप शनाप नीतियां आपकी हैं। आपने ऐसे मैंने जिन देशों से आपने, चीन जैसे देश से आपने लोन ले लिया 99 साल के अवधि के लिए और मनमाना रेट के ऊपर। जिस चीज को आपने विकसित किया उससे 1 रुपए की आपकी कमाई नहीं हो रही है। आपकी स्थिति यह हो गई कि आपके पास जो लोन है उसके अदायगी के लिए आपके पास पैसा नहीं है और लोगों को अपने पक्ष में लुभाने के लिए आपने गैर जरूरी आर्थिक निर्णय लिया। कर में कटौती, सोचिए कि कर में कटौती की स्थिति ये आ गई कि राजस्व के आपका घट करके 10% रह गया करों से। जीडीपी में जो कर राजस्व का योगदान होता है, तो कहां जाएंगे आप? तो स्वभाव, अच्छा, वह देश जो अपने जरूरी खान पान के लिए, पेट्रोलियम उत्पादों के लिए, दवाओं तक के लिए विदेशों पर निर्भर है, उसके लिए उसको बाकायदे आयात करना पड़ता है और आयात की जरूरतों के लिए आपको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। विदेशी मुद्रा आपके पास है नहीं, तो कहां से देश चलेगा? तो निश्चित रूप से इस राजपक्षे परिवार ने देश की आवश्यकताओं को, उसकी आर्थिक नीतियों की अवहेलना की। अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, प्रति व्यक्ति आमदनी कहां जा रही है, मांग और आपूर्ति के बीच तालमेल क्या रह गया है, राजस्व की हमारे पास कमी क्या की स्थिति क्या है, आतंकवाद की वजह से, आतंकवादी घटनाओं की वजह से आपके यहाँ पर्यटन खत्म हो गया, मतलब बहुत गिरावट आ गई उसमें, तब जाएंगे कहाँ? तो केवल आप ये सोचिए कि केवल अच्छी बात करके और एक समूह विशेष को प्रसन्न करने के लिए अपने नीतियों को आप लागू करेंगे तो आपको दिन देखने के लिए दिन देखना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता आपको। ये किसी भी देश के लिए ये संदेश है कि अगर आप अपने देश की वास्तविक स्थितियों की अवहेलना करेंगे और खास तौर से आर्थिक स्थितियां किसी के नियंत्रण में नहीं होती हैं, उसका अपना एक व्याकरण है और उसके परिणाम सामने आते ही आते हैं। अखिल स्वामी साहब को मैं एकदम शुरुआत में सुन रहा था, उन्होंने कहा भी कि अगर आप कि प्रबंधन में अगर आप विफल हुए तो फिर चीजों को आप संभाल नहीं सकते हैं, और भी आर्थिक व्यवस्था। तो यह जो हालात श्रीलंका में पैदा हुए हैं, यह भारत सहित उन तमाम देशों के लिए, उन देशों के नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों के लिए संदेश है कि अगर उन्होंने अपने देश की वास्तविक स्थितियों की अवहेलना की, आर्थिक हालात की आप अपने देश की बात कीजिए ना कि आप डॉलर की तुलना में रुपए का अवमूल्यन कहां तक पहुंच गया, कोई सोच सकता था? यही पार्टी है, इसी पार्टी के नेता हैं जो पिछले यूपीए की सरकार में किस किस तरह की बातें करते थे डॉलर और रुपए के गिरावट को लेकर के, कि प्रधानमंत्री की उम्र से लोगों ने तुलना की और आज कोई बोलता तक नहीं है। और आर्थिक हालात जब आपके बिगड़ेंगे तो आपके बस में रहेगा नहीं कुछ, क्योंकि हर आदमी को जब भूख लगेगी तो उसको भोजन चाहिए, बीमार आदमी को दवा चाहिए, वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, लाएंगे कहां से आप? और अगर आपकी आर्थिक स्थितियां नहीं रहेंगी तो आप इसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। दुर्भाग्य और इसके अलावा आप दूसरी के आपके सहयोगी कौन है? चीन ने सर्वाधिक लोन दिया हुआ है श्रीलंका को, और आज जब हालात बिगड़े हैं तो कहीं आसपास दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इस आर्थिक हालात से उस देश को उबारा कैसे जाए। इसके लिए चीन को कोई चिंता नहीं है। तो आपको अपने दोस्तों की भी चिंता करनी पड़ेगी कि किससे मदद लेते हैं और संकट के समय कौन आपकी मदद करने के लिए तैयार है। विक्रम सिंघे ने जो अभी खुद इस्तीफा दे दिया, जो इस क्राइसिस के बाद प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने यूएस से कुछ सहयोग लेने की कोशिश की, वो भी असफल हो गया। तो यह सबके लिए सबक है, किसी के लिए उन सभी लोगों के लिए सबक है कि केवल लोक लुभावन बात करके
ठोस आधारों को छोड़ करके अच्छी बात करके आप अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं रख सकते हैं। अगर आपको देश को आगे ले जाना है तो सबसे पहले आपको अर्थव्यवस्था और अपने जीडीपी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अन्यथा अन्यथा आप स्थितियां आपके नियंत्रण के बाहर ही होंगी। ये भारत ही नहीं, इस पूरे एशियाई महाद्वीप के लिए सभी नेताओं के लिए यह संदेश है। आप अधिकांश का पे देखेंगे, जितने आपको ये राष्ट्राध्यक्ष दिखाई पड़ेंगे सबके साथ यही है कि अच्छी बात करो, देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आप सोचिए कि हम कहां हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से, किसी आज की तारीख में सत्ता में बैठे हुए लोगों से आप डॉलर और रुपए की बात कर लीजिए, आपसे नाराज हो जाएगा। कहां हैं आप? हमने ये कर दिया, हमने इतना भव्य मंदिर बना दिया, हमने इतनी सड़कें बना दी, हम नया मंदिर बना रहे हैं, खोए हुए मंदिरों को खोज रहे हैं, पंडित जी लोगों को हम पैसा दे रहे हैं, या इस तरह की बातें करने लगेंगे जिससे कि आपकी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति की आर्थिक हालात कैसे सुधरेंगे इससे कोई मतलब नहीं है। आप बेरोजगारी की अनदेखी करके कैसे देश की स्थितियों को संभाल सकते हैं? कैसे आप जीडीपी को बढ़ा सकते हैं? अगर आप लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, पैसा खर्च करने की ताकत नहीं होगी, पर कैपिटा इनकम घट जाएगी, तो आपकी अर्थव्यवस्था कहां से कम हो जाएगी? मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन जितना हम लोग सुने हैं और समझते हैं कि अगर आपके नागरिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं रहेगी, आप सरकार में निवेश करने की क्षमता नहीं होगी, आमदनी बढ़ाने की हैसियत नहीं होगी, विदेशी मुद्रा आमंत्रित करने की स्थिति आपके पास नहीं होगी, तो आप अपने देश की अर्थव्यवस्था कतई नहीं संभाल सकते। ये सबके लिए सबक है, श्रीलंका में जो स्थिति आज पैदा हुई। जी बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, किस रूप